आजकल लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें भी हिंदी आती है संधि से सवाल पूछे जाते हैं और छात्र रात दिन मेहनत करने के बाद भी परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद परीक्षा के दबाव में या रिवीजन के अभाव में इन प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं और परिणाम वही ढाक के 3 पाद। छात्र 1 या 2 अंक से चयन से वंचित रह जाते हैं। तो मित्रों, आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर हम आए हैं आपके सामने। नमस्कार, विद्यार्थी वर्ल्ड एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं और स्वर संधि को पहचानने का आसान तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल था कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो हम ध्यान देंगे मित्रों कि जब किसी वर्ण का आपस में मेल होता है, किसी वर्ण का मतलब किसी 2 वर्णों का आपस में मेल होता है, तो उस मेल से जो तीसरा वर्ण निर्मित होता है उस वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात इन दोनों के मेल से, इन दोनों के योग से एक नया वर्ण बनेगा। परिवर्तन के साथ ये जो नया वर्ण बनेगा उसी को हम संधि कहते हैं। अर्थात 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। ये तो रहा संधि का परिभाषा। चूंकि यहाँ पे दोनों वर्ण स्वर हैं तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगा। अर्थात स्वर संधि उसे कहते हैं जब 2 स्वर वर्णों का आपस में मेल हो और उस परिवर्तन से एक नया वर्ण निर्मित हो। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुस्तक और आलय, 2 शब्द मिले हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है। इन्हीं दोनों का मेल होगा। क में अ छिपा हुआ है और दूसरे शब्द में आ पहले से ही है। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा जो नया शब्द बन के आएगा वो आएगा आ। तो इन दोनों के मेल से जो दूसरा तीसरा शब्द हमारा बन रहा है वो हो रहा है पुस्तकालय। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पुस्तकालय में स्वर संधि है। ये तो हमारा पहला सवाल था कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि जब 2 स्वर वर्णों का आपस में मेल होता है तो उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो नया वर्ण बनता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। मित्रों, अब हमारा दूसरा सवाल था कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसका जवाब भी इसी में छिपा हुआ है। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि 5 प्रकार का। तो कहें कि कौन कौन सा 5 प्रकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वर संधि के 5 प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। कहें कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो मित्रों, आजकल सवाल ऐसे भी बनते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन एक स्वर संधि का भेद नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे दे दिया गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि न देकर अयादि दे दिया। अब बताइए, अगर आपने तैयार नहीं करा है तो सवाल गलत करके चले आएंगे। फिर तीसरा सवाल था कि स्वर संधि के जो भेद हैं उनको कैसे पहचाना जाए। तो शुरुआत हम लोग करते हैं दीर्घ स्वर संधि से। बहुत ही आसान है दोस्तों। दीर्घ से दीर्घ उठा लेते हैं हम लोग। अर्थात जब भी किसी शब्द में आपको मात्रा दीर्घ दिख जाए, और मात्रा किस किस की, अ की, ई की और ऊ की। अर्थात जब किसी शब्द में अ, ई, ऊ की दीर्घ मात्रा दिख जाए, अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिख जाए, तो आंख मूंद कर उन शब्द में आप दीर्घ स्वर संधि को टिक कर दीजिएगा। कहें कि हमें भरोसा नहीं होता, दिखाइए सर। तो देख लीजिए, एक शब्द है शिवालय। पहले शब्द को ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी आपको बड़ा आ का मात्रा दिख रहा है। अगर हाँ तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। देखिए, शिवा
जो वर्ण वाह है उसके बाद आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। बोले सर हमें और उदाहरण चाहिए, तो चलिए देखते हैं। दूसरा शब्द लेते हैं धर्मात्मा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अ, ई या ऊ में से कोई भी दीर्घ मात्रा लगी हुई है। बोले सर हाँ लगी हुई है, आकी लगी हुई है, तो ठीक है ना, आँख मूंद के लगा दो, धर्मात्मा में दीर्घ स्वर संधि है। बोले सर इससे काम नहीं चलेगा, हमें ई का उदाहरण दिखाइए, तो चलिए देखते हैं। एक नया शब्द है कपीस। देखिए ध्यान से, कपीस इन नियमों में से किसी नियम को फॉलो करता है क्या? कपीस में बड़ी ई की मात्रा या बड़ा आ का मात्रा या बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है? तो बोले सर हाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो बस आँख मूंदो और लगा दो दीर्घ स्वर संधि। बोले सर हमने सब तो देख लिया लेकिन ऊ की मात्रा नहीं दिखाई आपने, तो चलिए अगले सवाल में वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो शब्द और बच रहा है, सूक्ति और भानुद। आँख खोलिए और ध्यान से देखिए, इन दोनों शब्दों में कहीं भी बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है? यदि हाँ तो आँख मूंदिए और सीधे दीर्घ स्वर संधि लगा दीजिए। बोले सर हाँ, सूक्ति में स वर्ण पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है और भानुदय में न वर्ण पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ठीक है, आप तो सीख गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी शब्द में जब बड़ा अ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए तो आँख मूंद कर उसे दीर्घ स्वर संधि समझ लेना चाहिए, अर्थात यहाँ पर मात्राएं दीर्घ हो जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मात्राएं सिर्फ अ, ई और ऊ की ही होंगी। चलिए सर अब हम गुण स्वर संधि समझना चाहते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। मित्रों, गुण स्वर संधि समझने के लिए आप कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही साधारण सा नियम मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर शब्दों में ए या ओ की मात्रा लगती है, ए या ओ की मात्रा लगती है, अर्थात एक मात्रा लगती है। ध्यान दीजिएगा, एक मात्रा लगती है। देखिए ऊपर ये एक मात्रा लगी है, यहाँ पे एक मात्रा लगी है। जब किसी शब्द में आपको ए या ओ की मात्रा दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे गुण स्वर संधि है। बोले सर ये तो भूल जाएगा, तो ठीक है, उसकी भी हम आपको समाधान बता देते हैं। आप अपने किसी मित्र का किसी को गुण गिनाएंगे तो कैसे गिनाएंगे? यही तो कहेंगे ना कि उसमें ये गुण है वो गुण है, बस हो गया। जब भी आप कहेंगे ए गुण है ओ गुण है, तो आप समझ लीजिए जहाँ पर ए और ओ आए वहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगा। बोले सर एग्जाम्पल से दिखाइए, तो चलिए शुरू करते हैं। एक शब्द लेते हैं सुरेंद्र। देखिए क्या सुरेंद्र में कहीं भी ए या ओ है? यदि है तो यह गुण स्वर संधि होगी। बोले सर हाँ है, सुरेंद्र शब्द में र वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है, तो हाँ, तो फिर ये सुरेंद्र गुण स्वर संधि है। बोले सर ओ का दिखाइए, चलिए दिखाते हैं। एक शब्द लीजिए परोपकार। परोपकार को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर कहीं भी ए या ओ की मात्रा दिख रही है? बोले सर हाँ, र वर्ण पर ओ की मात्रा दिख रही है। अरे मेरे भाई, जब हाँ दिख रही है तो सीधे परोपकार में गुण स्वर संधि मारो ना, आँख मूंद के गुण स्वर संधि इसमें सही हो जाएगा। बोले सर मुझे एक और देखना है, तो चलो देखते हैं, महोत्सव मना लेते हैं। एक शब्द लेते हैं महोत्सव। महोत्सव में देखिए कहीं ए या ओ दिख रहा है? बोले सर हाँ, ह वर्ण के ऊपर ओ की मात्रा दिख रही है। अरे भाई, जब दिख रही है तो सीधे महोत्सव को गुण स्वर संधि मानो ना। बोले सर ये तो बहुत आसान है, वृद्धि स्वर संधि समझा दीजिए। अरे मेरे भाई, जब गुण समझ लिया तो वृद्धि में कौन सी समस्या हो रही है? हम कह रहे हैं जब गुण की वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। बोले सर अभी समझ में नहीं आया, तो चलो समझ लेते हैं। हमने देखा था गुण स्वर संधि में ए या ओ की मात्रा लगती है। अरे मेरे भाई, इसी ए या ओ की मात्रा को बढ़ा दो ना, ए को ए कर दो, ओ को औ कर दो, ये आपका वृद्धि स्वर संधि हो गई। बोले सर अभी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए। तो ठीक है, उदाहरण से हम दिखाते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि वृद्धि में गुणों की वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो गुण में ए और ओ थे वो बढ़ के ए और औ हो जाते हैं। उदाहरण से देखते हैं हम लोग। एक शब्द लेते हैं मतैक्य। क्या मतैक्य में कहीं भी आपको ए या ओ दिख रहा है? बोले सर ओ तो नहीं दिख रहा। अरे मेरे भाई, तो ए तो देख लो। मतैक्य में त वर्ण के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है। तो भैया साधारण सी बात है, जब ए की मात्रा लगी हुई है तो ये वृद्धि स्वर संधि होगा, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बोले सर मुझे औ की मात्रा पे देखना है, तो ठीक है ना भाई, देख लो। एक नया शब्द लेते हैं परमोज। आप ध्यान से देखेंगे तो परमोज में म वर्ण के ऊपर औ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर परमोज में वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। तो देखिए ना कितना आसान था।
गुण में ए और ओ आता है, वृद्धि में गुण का वृद्धि हो जाता है, जब वृद्धि हो जाता है तो ए का ए हो जाता है, ओ का ओ हो जाता है। बोले सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब हमें यण स्वर संधि समझना है। तो चलो मेरे भाई ये तो और भी आसान है, यण स्वर संधि समझ लेते हैं। मेरे भाई जब भी आपको किसी भी शब्द में कोई वर्ण आधा दिखे, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वर्ण अगर आधा दिखे और उस आधे वर्ण से लगा हुआ अगला वर्ण य व या र हो, य व या र हो, तो समझ लेना वहाँ पर यण स्वर संधि है। फिर से, आपको जब भी किसी शब्द में कोई वर्ण आधा दिखे और उस वर्ण से लगा हुआ अगला वर्ण या व या र में से कोई एक हो, तो समझ लेना वहाँ पर यण स्वर संधि है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं। किसी शब्द में जब कोई आधा वर्ण हो और उस आधे वर्ण से लगा हुआ अगला वर्ण व या र हो, तो उस शब्द में यण स्वर संधि होता है। बोले सर अभी समझ में नहीं आया, मुझे उदाहरण देके समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शब्द लेते हैं स्वागत। मेरे भाई बस आंख खोल के ध्यान से देखिएगा, स्वागत में क्या कहीं आधा वर्ण दिख रहा है आपको? कहीं भी ऐसा वर्ण है जो आधा हो? बोले हाँ सर, स्वागत में स आधा है। अरे मेरे भाई जब स्वागत में स आधा है तो देखो उस आधे वर्ण से लगा हुआ य व या र आ रहा है क्या? बोले सर हाँ, व लगा हुआ है। अरे मेरे भाई जब आधा वर्ण भी है, आधे वर्ण से व लगा हुआ है, तो आंख मूंदो और यण स्वर संधि लगा दो ना, तो स्वागत में यण स्वर संधि हो गया। बोले सर मुझे और समझना है। तो चलिए समझते हैं, अन्वीक्षण देख लेते हैं। एक शब्द है अन्वीक्षण। अन्वीक्षण में देखिए कहीं भी कोई वर्ण आधा है? बोले सर हाँ, न वर्ण आधा है। अरे मेरे भाई जब न वर्ण आधा है तो इसकी शर्तें तो यही है, जो आधा वर्ण है उसका जो अगला वर्ण है वो य व या र में से कोई एक होना चाहिए। आधा वर्ण आपको मिल गया, अगला वर्ण व है ही, तो आप भी इसको भी आंख मूंद के यण स्वर संधि में लगा दीजिए, आपका तुरंत सही हो जाएगा। बोले सर अभी तक तो आपने वाह समझाया, या का कोई उदाहरण ही नहीं दिया। तो मेरे भाई इतना अत्याचार मत करो, चलो अत्याचार देख लेते हैं। एक शब्द है अत्याचार। यहाँ पर कहीं भी देखिए, कहीं भी आधा त आ रहा है क्या? बिल्कुल त आधा है। त से लगा हुआ या व या र में से कोई भी शब्द है क्या? हाँ सर, यह लगा हुआ है। बोले जब यह लगा हुआ है तो फिर दिक्कत ही क्या है मेरे भाई? यहाँ पर अत्याचार में भी यण स्वर संधि हो जाएगा। बोले सर यह तो मुझे समझ में आ गया, अब अयादि मुझे समझा दीजिए। अरे मेरे भाई जब यण समझ में आ गया तो अयादि में रखा ही क्या है? अयादि तो अपने नाम से ही पहचान में आ जाता है। बोले कैसे? तो देखिए कैसे। मेरे भाई जब किसी शब्द में मध्य में या व आए, ध्यान दीजिएगा, या व आए, जब किसी शब्द के मध्य में या व आए और वह शब्द अधिकतम 3 वर्णों का हो, समझ में आ रहा है? यदि किसी शब्द में या व हो मध्य में और वह शब्द अधिकतम 3 वर्णों का हो, तो समझ लेना मेरे भाई वहाँ पर अयादि शब्द है, वहाँ पर अयादि संधि है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि वो जो शब्द है जहाँ पर बीच में या वह है और वह शब्द अधिकतम 3 वर्ण का है, उसमें कंडीशन यह है कि ए ओ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ओ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। बोले सर एग्जाम्पल से समझाइए। तो समझ लीजिए मेरे भाई, नयन खोलिए और देखिए, क्या नयन में बीच में कहीं भी या वह है? बोले सर हाँ यह है। अरे मेरे भाई वर्णों को गिनो, क्या 3 वर्ण हैं? हाँ सर हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? जब नयन से आपको दिख रहा है नयन, तो नयन में अयादि संधि हो गई मेरे भाई। बोले सर मुझे और भी देखना है। तो चलो नायक देख लेते हैं। नायक में जो बीच वाला शब्द है मेरे भाई वो यह है, बीच में यह लगा हुआ है। और हम लोग ध्यान से देखें तो नायक 3 वर्णों से मिलकर बना है, अर्थात यह पहली शर्त और दूसरी शर्त दोनों को पूरा कर रहा है। इस प्रकार नायक अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। बोले सर या का तो दिखा दिया आपने, वा का एग्जाम्पल नहीं दिखाया। तो मेरे भाई देख लो,
एक शब्द लेते हैं पवन। पवन के बीच में या माँ क्या माँ में से कोई भी एक शब्द दिख रहा है क्या? बोले सर हाँ, वह दिख रहा है। जब वह दिख रहा है मेरे भाई और पवन में अधिकतम 3 वर्ण है तो बिना सोचे ही अयादि संधि लगा दो ना। काहे इतना माथापच्ची कर रहे हो? बोले सर मुझे और देखना है। तो देख लो मेरे भाई, पावक देख लो, आग बबूले हो जाओ। पावक देख लो, पावक के बीच में वह है और यहाँ पर अधिकतम 3 वर्ण है। इस प्रकार पावक में अयादि स्वर संधि है। और इसी प्रकार हम गायक में देख लेंगे। दोस्तों ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई ये 99.9% सवालों पर लागू होती है। आप जाकर अपने उदाहरण से, अपने बुक में दिए हुए उदाहरण को लगाएं और देखें कि आपका एक भी सवाल फंसेगा नहीं, सारे सवाल आराम से हल हो जाएंगे। तो मित्रों यह था पूरा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी लिखिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।